हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भूगोल की ऑनलाइन कक्षाओं में। उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे और नियमित रूप से भूगोल की ये जो ऑनलाइन कक्षाएं आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं, इनका आप उपयोग कर रहे होंगे, विधिवत रूप से आपके नोट्स भी बना रहे होंगे। देखिए, अपन बात कर रहे हैं भौगोलिक विचारधाराओं के पेपर की, और इस पेपर में अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है कि अरबी भूगोलवेताओं का भूगोल में क्या योगदान रहा। और इस कड़ी में अपन ने पिछले वीडियो में शुरुआत की थी और अपन बात कर रहे थे अल बरूनी की, कि अल बरूनी ने भूगोल के संदर्भ में क्या क्या काम किए थे। तो अपन ने अल बरूनी के बारे में सामान्य जानकारियाँ ले ली थी, इनकी यात्राओं के बारे में बात की थी, इनकी रचनाओं के बारे में बात की थी। अब इनका कुछ छोटा सा एक पॉइंट रह गया था कि भूगोल में इनकी क्या देन है, और जो भारत का प्रादेशिक वर्णन इन्होंने किया है उसमें इन्होंने क्या बताया है। तो इन बातों को अपन कंप्लीट करते हैं, फिर एक नए अरबी भूगोलवेता की बात करेंगे। तो आप हेडिंग लगाइए, अल बरूनी की भूगोल को देन, कंट्रीब्यूशन टू ज्योग्राफी बाय अल बरूनी। देखिए, अल बरूनी की अगर अपनी योगदान की बात करें तो भूगोल में इन्होंने एक तो खगोल विज्ञान में, नक्षत्र विज्ञान में और गणितीय भूगोल में अपना योगदान दिया है। और इन्होंने गजनी है, बगदाद है, यूराल है, सरदरिया है, मॉर्सलिस है, ये जो क्षेत्र है इनकी अक्षांशीय और देशांतर रेखाओं का इन्होंने पता लगाया और निर्धारण किया। और इसके अतिरिक्त अल बरूनी ने जो भारतीय भौगोलिक लेख थे, भारतीय जो भौगोलिक विद्याएं थी प्राचीन समय में जिनकी रचना हुई थी, उनमें जो ज्ञान है उसको भी अल बरूनी ने देखा, पढ़ा, समझा और उसको इन्होंने सही बताया। और उनसे जो ज्ञान इन्होंने ग्रहण किया उस पर इन्होंने स्वयं भी एक भौगोलिक लेख लिखे। और इसके अलावा इन्होंने दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी भी बताई, जो इन्होंने लगभग 56 मील बताई थी। और पृथ्वी की इन्होंने जो स्थिति है वो ब्रह्मांड के मध्य में बताई, और पृथ्वी का आकार भी इन्होंने गोल बताया था। साथ में इन्होंने ये भी बताया कि पृथ्वी गति नहीं करती है, स्थिर है। हालांकि वो बाद में गलत साबित हुई, लेकिन इन्होंने तत्कालीन समय में ये जानकारियाँ दी थी। ठीक है, तो ये लिख लीजिए आप, दो तीन लाइन है, फिर आगे अपन और बात करेंगे। लिखिए, अल बरूनी का भूगोल में योगदान मुख्य रूप से गणितीय भूगोल, खगोल और नक्षत्र विज्ञान के क्षेत्र में रहा।
नक्षत्र विज्ञान के क्षेत्र में रहा। इन्होंने गजनी, यूराल, बगदाद, सरदरिया आदि क्षेत्रों की अक्षांश और देशांतर रेखाओं का पता लगाया और उनका निर्धारण किया। इसके अलावा इन्होंने दो अक्षांशों के बीच की दूरी भी ज्ञात करने का प्रयास किया और इसे 56 मील बताया। इन्होंने पृथ्वी की आकृति गोल बताई और बताया कि पृथ्वी अपने स्थान पर स्थिर है तथा यह ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है। इसके अलावा अल बरूनी ने विभिन्न प्रकार के खनिजों की उत्पत्ति तथा उनकी विशेषताएं, रंग, चमक, विशेषताएं आदि को भी बताने का प्रयास किया। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। अल बरूनी ने कुछ स्थानों के अक्षांशों और देशांतरों का निर्धारण किया जो इनसे पहले यूनानियों के द्वारा किए गए निर्धारण की तुलना में ज़्यादा शुद्ध था। ठीक है, अब आप नेक्स्ट हेडिंग लगाइए। इन्होंने जो भारत का प्रादेशिक वर्णन
किया है उसमें क्या क्या बताया है उसकी बात करते हैं। हेडिंग लगाइए। देखिए इसको लिखते चलिए साथ में। कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैं साथ में बता देता हूँ। लिखिए, अल बरूनी का भारत आगमन गजनवी के साथ रहा। और भारत आने के बाद कई वर्षों तक इन्होंने भारत में ही ठहर कर भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, स्थिति को समझा और भारत की संस्कृति का भी इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन किया और यहाँ की नदियों, पर्वतों, कृषि, व्यवसाय आदि सभी का वर्णन अपनी रचनाओं में किया। अल बरूनी मध्यकाल के मुख्य अरबी भूगोलवेता थे, जो केवल भूगोल में ही नहीं बल्कि गणित, इतिहास, खगोल और प्राकृतिक विज्ञानों का भी ज्ञान रखते थे।
अल बरूनी ने भारत के संदर्भ में बताया कि भारतीय लोग उज्जैन नगर को मुख्य नगर के रूप में मानते हैं और उज्जैन के निकट से गुजरने वाली देशांतर रेखा से भारतीय मानक समय का निर्धारण करते हैं। इसके अलावा इन्होंने भारत के नगरों, जनपदों, तीर्थ स्थलों, नदियों, जातियों, उपजातियों तथा तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का भी अध्ययन किया। ठीक है, तो कोई कठिनता वाली बात नहीं है, सामान्य सी बातें थी जो आपको लिखते समय समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये अपना अल बरूनी का जो योगदान है भूगोल में वो कंप्लीट हुआ। अब आगे बात करते हैं अपन अगले विद्वान की, अगले भूगोलवेता की, जिनका नाम है अल इदरसी। हेडिंग लगाइए। लगा ली हेडिंग। देखिए, अल इदरसी की बात करें तो ये मोरक्को के रहने वाले थे और इनका जो जन्म है वो 1099 में हुआ और स्थान का नाम है क्वेटा। ठीक है, और इनकी अगर अपन बात करें तो इनका जो जन्म हुआ, जिस परिवार में जन्म हुआ, वो परिवार मोहम्मद साहब के पारिवारिक संबंधों से जुड़ा हुआ था। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि इनके परिवार को खलीफाओं के द्वारा, जो स्पेन में एक स्थान है कोर्डोबा, वहाँ की जो गद्दी है उस पर शासन करने का इनको अधिकार मिला हुआ था इनके पूर्वजों को। तो इनका जन्म वहीं हुआ और इनकी शिक्षा दीक्षा भी वहीं हुई। लेकिन इदरसी को बचपन से ही घूमने फिरने का शौक़ था और इन्होंने अपने जीवन काल के प्रारंभिक समयों में ही भूमध्य सागर है, यूरोप का जो तटीय भाग है और साथ में अफ्रीका के कुछ भागों का इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भ्रमण किया और इनकी जो शिक्षा है वो कोर्डोबा में ही हुई। ठीक है, और इन्होंने अपना जो ज्ञान
बढ़ाया था, ज्ञान इन्होंने जो अपना ज्ञान ग्रहण किया, उस ज्ञान के आधार पर इन्होंने एक विश्व का मानचित्र भी तैयार किया। इन्होंने अनेक ग्रंथ भी लिखे, जिनमें से इनकी 2 रचनाएं प्रमुख मानी जाती है, जिनमें एक का नाम है संदर्भ पुस्तिका और दूसरी का नाम है विश्व भ्रमण के इच्छुक के हितार्थ। ठीक है, मतलब विश्व के घूमने की कोई अगर इच्छा रखता है तो उसको प्रॉपर गाइड करने के हिसाब से इन्होंने पुस्तक लिखी। तो उसमें इन्होंने एक मानचित्रावली का निर्माण किया था। ठीक है, अगर भूगोल के संदर्भ में इनकी अपन बात करेंगे, इनका क्या योगदान रहा, तो देखिए इनका जो कार्य क्षेत्र रहा था वो यूरोपीय क्षेत्र ही रहा, यूरोप का भाग रहा। तो इन्होंने उसी क्षेत्र में कार्य किया, वहीं के बारे में इन्होंने खोजबीन का कार्य किया। और इदरसी अपने समय के पहले से विद्वान थे, जिन्होंने उत्तरी अफ्रीका और अफ्रीका महाद्वीप के जो आंतरिक भाग है इनके बारे में वास्तविक और तथ्यों के साथ में जानकारियाँ दी। इनसे पहले जिन्होंने दी वो एक अनुमान था उनका, और सत्यता उनकी कितनी थी वो माना अपन ऑथेंटिक उनको नहीं मान सकते। और अल इदरसी ने जो स्वयं मानचित्र बनाया था उसमें इन्होंने विश्व को जलवायु खंडों में भी बांटा, और संपूर्ण विश्व को में इन्होंने जलवायु के 7 खंड बताए थे। और प्रत्येक जो जलवायु खंड बताया था इन्होंने उसकी प्राकृतिक रूप से विशेषताएं जो देखी, उनके आधार पर 7 के 7 खंडों को इन्होंने प्रत्येक को 10-10 उप जलवायु भागों में भी बांट दिया था। तो इससे पता चलता है कि इनका ज्ञान है वो किस लेवल का था, क्योंकि इन्होंने विभाजन ही नहीं किया, उप विभाजन भी किया। ठीक है, और जो उपभाग इन्होंने बताए उनके पर्वतों, पठारों, उनकी नदियों, वहाँ पर जो कृषि होती है, वनस्पति है, फसलें हैं, इन सब के बारे में भी अपनी रचनाओं में इन्होंने पूरी जानकारियाँ दी। और इसके अलावा इन्होंने पृथ्वी की आकृति के संदर्भ में भी अपने विचार दिए, और इन्होंने पृथ्वी को गोलाकार बताया। साथ में इन्होंने ये भी माना कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में या मध्य में स्थित है। और इन्होंने बताया कि सूर्य और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा है वो करते रहते हैं। और इन्होंने हिंद महासागर के बारे में भी एक बात कही थी कि हिंद महासागर एक आंतरिक सागर है जो बहुत ही सकड़ी जो खाड़ियाँ और चैनल है उनसे ये बाहरी सागरों से जुड़ाव रखता है। इसके अलावा इन्होंने एक विश्व का मानचित्र भी सबसे पहले बनाया था, जो चांदी का मानचित्र था। और इस मानचित्र में विशेष बात ये थी कि इन्होंने उस समय के जो ज्ञात क्षेत्र थे उनके छोटे छोटे अलग अलग मानचित्र इन्होंने बनाए। लेकिन विशेष बात ये थी कि इन्होंने अपने मानचित्रों में और अपने विवरणों में केवल उन्हीं चीज़ों को बताया, उन्हीं चीज़ों को लिखा जो इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से घूम के देखे थे, या जो इनके प्रत्यक्ष भ्रमण और अनुभव पर आधारित थे। इन्होंने किसी की कही सुनी बात को अपने लेखन में स्थान नहीं दिया। ठीक है, और इन्होंने भारत के बारे में भी अनेक जानकारियाँ दी। और पृथ्वी के संदर्भ में इन्होंने एक बात और भी बताई थी कि पृथ्वी के बीच में से भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, और इन्होंने पूर्वी जो क्षेत्र है, मतलब पृथ्वी के पूर्वी जो भाग है, वहाँ पर इन्होंने एक विशाल महासागर भी बताया, जिनको इन्होंने प्रशांत महासागर नाम भी दिया था। और इसके अलावा इन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर 7 महासागर बताए थे, जिसमें चीन सागर है, अरब सागर है, हिंद महासागर है, अलसाम महासागर है। इसकी स्थिति इन्होंने भूमध्य रेखा पर बताई थी। फिर आज का जो कैस्पियन सागर है, इसको भी इन्होंने बताया था जब, लेकिन इन्होंने नाम दूसरा दिया था। कैस्पियन सागर के लिए इन्होंने अल-दलाम शब्द यूज में लिया था, अल-दलाम सागर। ठीक है, इसके अलावा हिंद महासागर और जो पूर्वी भाग में स्थित प्रशांत महासागर है, उसके लिए इन्होंने बहार अल-मुल्जिम शब्द प्रयोग किया। तो इस प्रकार से इन्होंने कुल 7 महासागर भी बताए थे। ठीक है,
और इसके अलावा इन्होंने भारत के बारे में और भारत के पड़ोसी जो क्षेत्र है, पड़ोसी जो देश है, उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक घटनाओं, नदियों, पर्वतों, इनके बारे में भी इन्होंने काफ़ी जानकारियाँ प्रदान की। तो ये अल इदरसी का भूगोल में योगदान है, जिसको आज तो अब अपन लिखें तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लिखने का काम अपन अगले वीडियो में करेंगे। आज अपन ने केवल इनकी चर्चा की है, ठीक है। तो आप इनको ध्यान से सुने, बस यही बात है। कल अपन इनको लिख लेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कल फिर मिलते हैं आगे के बिंदुओं के साथ। तब तक आप अपने सेहत का ध्यान रखें और अपनी तैयारी करते रहें।